Hello student, welcome to 5 classes in collaboration with City Model College। आज हम लोग क्लास 11th में जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें अभी तक हम लोगों ने किस तरह से डिफरेंशिएशन का यूज करके मोशन इन वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा उनको देखा था। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसका स्लोप हमको कुछ मीनिंगफुल वैल्यूज बता रहा था। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी बता रहा था और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन बता रहा था। और जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का कोई रिलेशन दिया होता था तो वहां पर हम डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाल लेते थे, और जहां कहीं भी वेलोसिटी का टाइम के साथ में कोई रिलेशन दिया होता था वहां पर वेलोसिटी का टाइम के साथ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर कर हम लोग एक्सेलरेशन को निकालते थे। लास्ट टर्म पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी ग्राफ में मिनिमम दो चीजों को तो हम ऑब्जर्व करते ही करते हैं। पहला तो किसी ग्राफ के नीचे का एरिया और ग्राफ का स्लोप। तो लास्ट टर्म में जब भी हम किसी दिए हुए पैरामीटर्स या दिए हुए वेरिएबल्स के बीच का कोई ग्राफ होता है उसका जब हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप हमेशा आपको डिफरेंशिएशन से मिलता है, और जो वैल्यूज आपको स्लोप से मिलती हैं वो वैल्यूज आप डिफरेंशिएशन से निकाल लेते हैं। ये हमने लास्ट टर्म पे देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इंटीग्रेशन का हम यूज करके हम अपने वन डायमेंशन मोशन को क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कैसे हम उसको ग्राफ में समझेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4t। यहाँ वेलोसिटी और टाइम का एक रिलेशन आपको दिया गया है कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बॉडी का मोशन है। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन बिटवीन 2 to 4 सेकेंड। 2 to 4 सेकेंड के बीच में आपको कितना डिस्प्लेसमेंट किया है अंडर दिस मोशन कंडीशन, हमको वो चीज निकालनी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू 4t है, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो टाइम पर डिपेंड करती है। टाइम की वैल्यू चेंज होगी तो वेलोसिटी आपकी चेंज होगी, और जब वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती है तो हमारे पास जो पीछे का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी आपकी कंटिन्यूअस चेंज हो रही है। जबकि जो हमारा फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, उसमें वेलोसिटी की कोई एक वैल्यू हमको रखनी होती है, और ऐसी कंडीशन में जहां वेलोसिटी कंटिन्यूअस चेंज हो रही है वहां उस फॉर्मूले का यूज हम नहीं कर सकते। यानी ऐसी कंडीशन में जहां वेलोसिटी चेंजिंग है, v इज चेंजिंग, जो फॉर्मूला है s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, इसको आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। फिर हम क्या करेंगे तो देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हम इस वेलोसिटी टाइम में टाइम की डिफरेंट वैल्यूज को रख करके एक चार्ट बनाएंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी निकालेंगे। फिर हम एक ग्राफ बनाएंगे और देखते हैं कैसे हम ग्राफ की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। तो जैसे ये हमने टाइम की डिफरेंट वैल्यूज को रखा, टाइम 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे रखा, और टाइम की ये वैल्यू रखने पर हमको जो वेलोसिटीज मिली वो 0, 4, 8, 12 और 16 मीटर पर सेकंड की मिली। अब इस वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो वैल्यूज हमको पता हो गई, इसको लेकर हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, उसको देखते हैं। तो इस तरह से हमने वर्टिकल जो एक्सेस पे हमने वेलोसिटी लिया है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हमने टाइम लिया हुआ है, ठीक है, और 0 से 4 सेकेंड तक को यहां पर हमने इक्वल डिस्टेंस पे शो कर दिया है। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ रही है, 16 आ रही है, यानी जो वर्टिकल हाइट है हमने उसको 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इक्वल, 0 से 10 और 10 से 20, यानी जो वैल्यू वर्टिकल वैल्यू है वो हमारी इस ग्राफ में आराम से शो हो जाएगी। तो अब हम डिफरेंट टाइम की वैल्यूज के लिए जो वेलोसिटीज है उनको अपने ग्राफ में शो करेंगे और फिर देखेंगे ग्राफ हमारा कैसा बन रहा है। तो 0 सेकेंड पर आपकी जो वेलोसिटी है वो भी 0 है। जब टाइम 1 सेकेंड है तब वेलोसिटी कितनी है, 4 है। जब टाइम 8 सेकेंड है, सॉरी जब टाइम 2 सेकेंड है तब वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी आपकी 8 है। इसी तरह से जब टाइम आपका 3 है तो वेलोसिटी 12 है, और जब आपकी टाइम 4 सेकेंड है तो वेलोसिटी आपकी 16। और इस तरीके से हमने ग्राफ पर अपने उन पॉइंट्स को शो कर दिया जो इस टाइम के रिगार्डिंग वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
अब इनको मिला देते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, और वो स्ट्रेट लाइन हम यहाँ ग्राफ से भी आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो आपका लीनियर रिलेशन है, यानी यहाँ पर दोनों वेलोसिटी और टाइम दोनों में से दोनों की जो पावर्स है वो 1 है, यानी सिंगल पावर का रिलेशन हमेशा आपका लीनियर रिलेशन होता है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको आपने हाई स्कूल में y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में देखा होगा। तो यहाँ पर भी ये आपका y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में ही है। तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है आपके टाइम पर, लीनियरली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ग्राफ भी आपका देखिए लीनियर आ रहा है, जो कि हमने चार्ट से बनाया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो हमने लास्ट टर्म में देखा था कि वो हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे कोई पोर्शन आप लेते हो और उसका एरिया निकालते हो, तो एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो लेंथ यहां पर टाइम है और विड्थ यहां पर वेलोसिटी है, क्योंकि वर्टिकल वैल्यू क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो हमको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो यहां पर हम सिंपली क्या करेंगे, इस ग्राफ में एरिया निकालेंगे जिन टाइम के बीच का हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 to 4 के बीच में, तो हम अपने ग्राफ में 2 से 4 के दौरान जो ग्राफ के नीचे का एरिया है उसको निकाल लेंगे, और वो एरिया ही क्या बताएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ये चीज हमको याद रखनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमको आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो इस तरह से 2 से 4 सेकंड के बीच का हमने जो एरिया है उसको देखा, तो ये एक ट्रिपेजियम बन रहा है। अब इसका एरिया आपको निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम, उसका हाफ, तो एक तरह से आपको एवरेज हाइट मिल गई, और इन पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस यानी एवरेज लेंथ, तो लेंथ इनटू विड्थ से आपको क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। तो ट्रिपेजियम के एरिया का ये आपका फॉर्मूला है, उसको हमने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 2 सेकंड पर साइड कितनी है आपकी, आप 8 है, और आपका 4 सेकंड पे कितनी है वर्टिकल वैल्यू वी की, वो है आपकी 16। तो इस तरह से ये 8 और ये 16 को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो 1/2 फिर सम ऑफ पैरेलल साइड 8 + 16 इंटू 2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द साइड, यहां से लेकर यहां तक के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि हमको इसका एरिया निकालना है। तो सम ऑफ साइड अपॉन 2 इंटू बीच की डिस्टेंस। तो सॉल्व कर लिया, इसको आप सॉल्व करेंगे देखिए तो क्या आएगा, 24 आ जाएगा, 24 मीटर। 8 + 16 आपका हो गया 24 इंटू 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 24 आ गया। यानी इस ग्राफ का एरिया 24 है, या ये कहें कि वेलोसिटी टाइम में ग्राफ के नीचे का एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो 2 से 4 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 24 मीटर हो गया। अब ये ग्राफ के एरिया से बड़ी आसानी से निकल आया, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का तो कोई यूज नहीं हुआ, लेकिन अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इसी तरह का होगा, और उसको भी हम ग्राफ की तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि वहां पर हम क्या कर पाते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया सेम उसी तरह का, बस यहाँ रिलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है कि वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज v इज इक्वल टू 4 + 2t²। पीछे क्वेश्चन में क्या था आपका, लीनियर रिलेशन था। जो पीछे का क्वेश्चन था आपका v इज इक्वल टू 4t, लीनियर रिलेशन था, तो ग्राफ आपका लीनियर आया था। अब रिलेशन क्या है आपका, अब जो रिलेशन दे रखा है मोशन का वो है v इज इक्वल टू 4 + 2t²। यहां पर भी वही करना है, 2 से 4 सेकंड के बीच का हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा उसके अनुसार वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं, और उस ग्राफ के नीचे का एरिया उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच का, वो वहां का डिस्प्लेसमेंट हमको बता देगा। तो वही सेम प्रोसेस करते हैं जो पीछे क्वेश्चन में किया था। हमने क्या किया, वेलोसिटी में टाइम की डिफरेंट वैल्यूज को रख करके हमने अलग अलग टाइम पर वेलोसिटीज को निकाल लिया। तो इस तरह से हमारा जो अब फंक्शन है उसमें टाइम की अलग अलग वैल्यूज को रखा और पाया कि हमारी वेलोसिटीज उन टाइम्स में क्या आ रही हैं, उन टाइम्स पर ये आ रही। अब हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जनरेट करते हैं। तो ठीक वही प्रोसेस होगा, वर्टिकल लाइन पे हमने वेलोसिटी ले ली, हॉरिजॉन्टल लाइन पे टाइम ले लिया।
टाइम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड, तो हमने भी अपने हॉरिजॉन्टली जो डिवाइड किया वो इक्वी डिस्टेंस पे टाइम को 1 से लेकर 4 सेकेंड तक डिवाइड कर लिया। वर्टिकल वैल्यू पे हम वेलोसिटी शो करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कितनी 36, तो हमने 0 से लेकर 40 तक इक्वी डिस्टेंस पे वेलोसिटीज को हमने डिफाइन कर दिया या डिवाइड कर दिया, जिससे कि हम जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग वहां पर हम अपने पॉइंट को रख सकेंगे। अब हम इस ग्राफ को अपने ऑब्टेन्ड वैल्यू के हिसाब से क्रिएट करेंगे। तो 0 सेकेंड पर हमारा वेलोसिटी कितनी है 4, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया कि 0 सेकेंड पर 4 वेलोसिटी है। 1 सेकेंड पे कितनी है 6, तो 6 रख दी। 2 सेकेंड पे 12 है, 3rd सेकेंड पे 22 है और 4 सेकेंड पे 36 है। तो इस तरह से सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही इस क्वेश्चन में भी हमने वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ को क्रिएट कर लिया और पॉइंट हमने डेवलप कर लिया। अब इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा कंप्लीट। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ आ गया। अब हमें करना क्या था, हमें तो 2 से 4 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जो कि हमको पता है कि वेलोसिटी और टाइम के जो ग्राफ होता है उसमें उस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वो उन पॉइंट्स या उन टाइम इंटरवल के बीच का आपको डिस्प्लेसमेंट बता देगा। तो हम यहाँ पर इसका एरिया देखते हैं क्या होगा। अब इसका एरिया निकालेंगे कैसे, तो देखिए ये तो हो गई परपेंडिकुलर लाइन साइड की। अब ये हमारा ना तो ट्राइंगल बन रहा है, ये एरिया एक बन रहा है, ठीक, इसका निकालना। अब इसको निकाले कैसे, ये एक ट्राइंगल बन रहा है लेकिन थोड़ा हिस्सा छूट रहा है, यानी ट्राइंगल का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। और नहीं आपका ट्रिपेजियम बन रहा है, ठीक है, ट्रिपेजियम आपके ग्राफ से थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है और ट्राइंगल आपके ग्राफ से थोड़ा कम एरिया शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो हमें ज्योमेट्री के बेसिक फॉर्मूले पता है एरिया निकालने के, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एरिया बन रहा है वो कुछ कर्व नेचर का बन रहा है, और जो कर्व नेचर है उसका हमको एरिया निकालने का ज्योमेट्री का कोई फॉर्मूला नहीं पता, या तो ट्राइंगल का पता है या फिर ट्रिपेजियम का पता है। तो ये जो हमारा सरफेस एरिया है वो ट्राइंगल से बड़ा है और ट्रिपेजियम से छोटा है। तो अब यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि हम इसका एरिया ज्योमेट्रिकल मेथड से नहीं निकाल सकते, तो अब जरूरत पड़ेगी आपको इंटीग्रेशन मेथड की, ठीक है। तो अब हम इसको आगे देखते हैं कि कैसे इस गिवन एरिया का हम इंटीग्रेशन मेथड से एरिया निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा आपका ग्राफ था, जिस ग्राफ को हमने दोबारा से यहाँ बना लिया, और ये हमको इसका एरिया निकालना है, जिसका जो शेप है वो शेप इस तरह का है कि ना वो ट्राइंगल है ना वो ट्रिपेजियम है, और हमारे पास कोई भी ज्योमेट्री का फॉर्मूला नहीं है जो इसका एरिया हम निकाल सकें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन का अप्लाई करते हैं। वो इस तरह से, इस पर्टिकुलर एरिया को हम कुछ स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। देखिए कैसे, इस तरीके से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में जो डिफरेंट लेंथ की हैं, इस तरह से हमने इस पूरे एरिया को डिफरेंट एक रेक्टेंगल के फॉर्म में, स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स के फॉर्म में इस पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिप का एरिया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी हर एक स्ट्रिप एक बहुत पतले से रेक्टेंगल की तरह है। तो रेक्टेंगल का एरिया तो हमको पता ही है, विड्थ इनटू लेंथ। तो यहां पर हम देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिप का यदि एरिया निकालना हो तो स्ट्रिप तो एक रेक्टेंगल की तरह होगी, और उस रेक्टेंगल की कुछ आपकी लेंथ होगी और कुछ आपकी उसकी विड्थ होगी। तो विड्थ क्या है, चूंकि टाइम का टर्म है, तो ये जो छोटी सी डिस्टेंस होगी उसको क्या कहेंगे, टाइम में चेंज। टाइम में कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा टी हो रहा है। इसी तरह से ये जो वर्टिकल वैल्यू है ये क्या है, ये वर्टिकल वैल्यू आपकी वेलोसिटी है। तो वो यहाँ पर जो वर्टिकल लेंथ हो गई उस स्ट्रिप की वो वेलोसिटी हो गई, जो कि उसकी विड्थ हो गई वो उसका टाइम इंटरवल हो गया। और यदि इस स्ट्रिप का एरिया निकालना हो तो रेक्टेंगल की तरह सिंपली लेंथ इंटू विड्थ कर देंगे। तो इस प्रकार से एक स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, यानी लेंथ का मतलब वेलोसिटी और विड्थ का मतलब टाइम इंटरवल। और वेलोसिटी टाइम इंटरवल से जो ये एरिया आएगा ये क्या आएगा, ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट को आपको बताएगा, क्योंकि वेलोसिटी इंटू टाइम क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। और इस तरीके से ये जो पतली स्ट्रिप होगी, छोटी सी थिन स्ट्रिप्स थी, इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो इस टाइम इंटरवल के दौरान के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेकिन हमको तो 2 से लेकर 4 सेकेंड, 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड तक का हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसका मतलब हमको यहां से लेकर 2 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड तक का एरिया हमको निकालना है। यानी इन सारी स्ट्रिप्स के एरिया को यदि हम सम कर देंगे तो हमको हमारे
रेक्टेंगल हमारे इस जो सरफेस एरिया है, जो एरिया है उसका हमको वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो क्या करेंगे, अब एक पतली स्ट्रिप का एरिया तो हमने निकाल लिया। इस पतली स्ट्रिप के एरिया को, क्योंकि ये डेल्टा एस की वैल्यू जो हमने टाइम इंटरवल लिया है वो बहुत छोटा लिया है, बहुत पतली स्ट्रिप्स लेंगे तभी हमारी स्ट्रिप्स मिलके इस तरह का एरिया बनाएंगी। यदि स्ट्रिप्स मोटी होंगी तो फिर उनके बीच में जगह खाली रह जाएगी और वो एरिया हमारा छूट जाएगा। तो ये बीच बीच में जो आप देख रहे हैं हल्की हल्की जगह खाली रह जा रही है, वो इसलिए क्योंकि हमारी स्ट्रिप मोटी है। इसलिए जो स्ट्रिप्स लेंगे वो बहुत ही पतली लेंगे, यानी जो dt की वैल्यू होगी, जो टाइम में चेंज होगा वो बहुत ही कम होना चाहिए, टेंस टू जीरो होना चाहिए, यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो बट नॉट जीरो। ठीक है, और उसी को हम कहते हैं dt, उसी को क्या कहेंगे dt। टाइम इंटरवल को डेल्टा टी, लेकिन जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो क्या कहते हैं उसको dt। तो इसलिए एरिया भी जो निकलेगा उस स्ट्रिप पर क्या निकलेगा, ds निकलेगा। छोटा एरिया डेल्टा एस, उससे ही बहुत छोटा एरिया ds। तो इस तरह से इसी फॉर्मूले को क्या लिख दिया गया, ds इज इक्वल टू आपकी लेंथ इनटू वो जो उसकी थिकनेस है, वो जो थिकनेस क्या है वो क्या है, बहुत स्मॉल इंटरवल यानी dt। तो आपका एरिया, स्मॉल एरिया इज इक्वल टू हो गया वेलोसिटी इनटू बहुत पतली स्ट्रिप की विड्थ यानी dt। और इस तरह के जितने एरिया होंगे उन सारे एरियाज का हम सम कर देंगे तो हमारे इस दिए हुए शेप का एरिया निकल आएगा। अब हम यहां पर इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, क्योंकि स्मॉल स्ट्रिप का एरिया निकल आया, थिन स्ट्रिप का एरिया निकल आया, इस जैसी जितनी भी स्ट्रिप्स हैं सबका यही एरिया ऐसे निकाल के ऐड करेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग इंटीग्रेट करना या इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप्स, उसको कहेंगे सम ऑफ ऑल सच डिस्प्लेसमेंट जो कि हर स्मॉल स्ट्रिप के होंगे। इसका एरिया होगा ds, इसका एरिया ds, सबका एरिया ds होगा। इस तरह जितने भी ds एरिया हैं सबको यहां पर सम करेंगे और इसी को हम इंटीग्रेशन ऑफ ds कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी स्मॉल एलिमेंट को यदि हम सारे एलिमेंट को सम करेंगे तो उस प्रोसेस को हम यहां पर कहेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, और ds की वैल्यू क्या थी, या ds की वैल्यू vt इंटू dt थी। तो इस तरह से टोटल एरिया क्या हो गया, इंटीग्रेशन vt इंटू dt। अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको इसका एरिया निकल आएगा और इस वैल्यू को सॉल्व करने को हम कहेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अपने आप में मैथमेटिक्स का एक बड़ा पोर्शन है और इसको काफी टाइम में लेकर ही आप समझ सकते हैं, लेकिन यहां पर जितनी हमको आवश्यकता आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस में करे यूज होगी उतना हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से एरिया निकालने के लिए फिलहाल हमको इस छोटे से स्टेप जरूरत पड़ रही है और उसी को मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन vt dt को करके आप इस पूरे एरिया को निकाल सकते हैं। जब इस पूरे एरिया को निकालना होगा तो हमको यहाँ पर एक लिमिट लगानी पड़ती है, यानी एरिया आप कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ एरिया 2 से 4 तक लगा रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और फिर यहाँ लिखेंगे 4। इसको कहते हैं लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, कहाँ से कहाँ तक के लिए आप इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को और आगे देखते हैं क्या करेंगे। अब जैसे यही हमारा जो क्वेश्चन था, सारी स्ट्रिप्स जो ले रहे हैं वो बहुत पतली ले रहे हैं और उन सब का एरिया सम करेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट एरिया आ जाएगा जो हमारा सरफेस था। तो एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप क्या हो गया, इंटीग्रेशन vt dt। अब जिस तरह से डिफरेंशिएशन के दौरान जो हमारा फंक्शन होता था वो टाइम के रिस्पेक्ट में या जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे होते थे उसी के रिस्पेक्ट में होता था। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जैसे आप डिफरेंशिएशन ऑफ x कर रहे थे यानी डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे, तो यहां पर हम क्या करते थे, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो x की वैल्यू टाइम के टर्म में लिखते थे, जैसे 4t लिखें या 4t² लिखें, जो भी आपको दी गई होती थी। यानी डिफरेंशिएशन आप तभी कर पाते थे जब जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको उसी टर्म के रिस्पेक्ट में ही आप लिखते थे। यदि x का आपको डिफरेंशिएशन करना था, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना होता था टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको उस टाइम के फॉर्म में कन्वर्ट करके, यानी जो उसकी वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में होती थी उसी में कन्वर्ट करके लिखते थे, तभी हम डिफरेंशिएशन यहाँ पर करते थे। यहाँ पर तो सिंबॉलिकली लिख लिया कि हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं किसका, डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन कर तभी पाएंगे जब आप इस x की वैल्यू टाइम के टर्म में यहाँ पर रख देंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी है, यहाँ पर आप वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं इस पूरे पोर्शन का, लेकिन ये इंटीग्रेशन हो तभी पाएगा जब आपका ये जो फंक्शन है वो इस टाइम के टर्म में ही आप रखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इस आगे प्रोसेस को कैसे बढ़ाते हैं।
अब एरिया ऑफ ऑल स्टेप्स बिटवीन 2 to 4 सेकेंड क्या हो जाएगा, जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो इंटीग्रेशन हमारा कहां से कहां तक के लिए होना चाहिए, 2 से 4 सेकेंड तक के लिए होना चाहिए। टाइम की वैल्यू, जो टाइम की वैल्यू चेंज हो रही है वो कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 2 से 4 सेकेंड तक। तो 2 से 4 सेकेंड तक के लिए आपकी स्ट्रिप्स की जो चौड़ाई चेंज हो रही है, क्योंकि dt क्या थी, आपकी स्ट्रिप्स की थिकनेस थी, और ये थिकनेस कितनी चेंज हो रही है, 2 से लेकर 4 तक चेंज हो रही है। तो वो इसीलिए यहाँ पर लिमिट रख दी गई कि जो आपकी थिकनेस है वो 2 से 4 सेकेंड तक ही चेंज हो रही है। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो हमेशा ग्राफ में देखेंगे किस वैल्यू को आपने चेंज होते हुए लिया हुआ है। जैसे यहाँ पर टाइम को चेंज होते हुए लिया था, और उस पतली स्टेप पर आपने y वैल्यू यानी वेलोसिटी को लिया हुआ था। तो जब कभी भी लिमिट लगाते हैं तो लिमिट उसी वैल्यू को लगाते हैं जिसकी आपने थिकनेस ली हुई है। तो यहाँ पे थिकनेस स्ट्रिप की ली थी जो कि 2 से 4 तक के लिए आपकी सारी स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, तो इसलिए हम सबको जोड़ रहे हैं, और सबको जोड़ते समय ध्यान रख रहे हैं कि हमारा जो टाइम क्या है, कहां से कहां तक टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है 2 से 4 सेकेंड तक। तो इंटीग्रेशन में भी वही आप लिमिट लगाएंगे 2 से 4। अब इंटीग्रेशन तभी होगा जब आप vt की वैल्यू रख दोगे। vt की वैल्यू क्या है, जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 4 + 2t² दिया हुआ है। तो अब यहां पर आप इस vt की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस तरीके से आपने इंटीग्रेशन में ये वैल्यू पुट कर दी। अब आता है इसको इंटीग्रेट करना। अब इंटीग्रेट करने के लिए भी कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे कि डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिक फॉर्मूले थे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिक फॉर्मूला हमने कौन सा यूज किया, फॉर्मूले तो कई हैं लेकिन हम लोगों ने बहुत लिमिटेड फॉर्मूले यूज किए हैं, इसीलिए उन्हीं फॉर्मूलों को लेकर ही काम कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने एक फॉर्मूला ये यूज किया था कि जैसे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है x का, और x की वैल्यू है सपोज t की पावर n, तो d/dt ऑफ क्या हो गया, t की पावर n हो गया। अब इसमें क्या कैसे करते थे डिफरेंशिएट, ये तो पूरा हो गया आपका एक मशीन। अब ये मशीन t की पावर n को कैसे सॉल्व करती, पावर पीछे ले आती और पावर में 1 कम कर देती। ठीक, यानी t की पावर n का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन के बाद क्या हो जाएगा, इसकी पावर पहले आ जाएगी और जिसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसकी पावर में 1 की कमी हो जाएगी। तो n t की पावर n-1, ये डिफरेंशिएशन हो गया t की पावर n का। इंटीग्रेशन कई बार आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले का उल्टे जैसा ही लगेगा। अब यदि यहीं पर आपको इंटीग्रेट करना हो, जैसे जिस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यहां पर यूज होने जा रहा है उसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम यहां पर आपको बताने जा रहे हैं। जैसे इंटीग्रेशन दिया हुआ है t की पावर n dt। ठीक है, जैसे यहां पर d/dt एक पूरी मशीन होती थी जो इस x का डिफरेंशिएट कर रही है, यानी t की पावर n का डिफरेंशिएट कर रही है। ऐसे ही यहां पर इंटीग्रेशन और ये dt ये मिलके एक मशीन है जो इस अंदर के फंक्शन को इंटीग्रेट कर रही है रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो फंक्शन है उस फंक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इस मशीन का, यानी इंटीग्रेशन dt का। यहां भी इंटीग्रेशन और dt, इंटीग्रेट किसका होगा, इस बीच वाले पोर्शन का होगा इनके रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से क्या इंटीग्रेट होगा, तो यहां पर जो इंटीग्रेशन होता है ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, जो पावर है वो पीछे आ रही है और पावर में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहां पर क्या होगा, पावर में 1 के इंक्रीमेंट होगा, आपके वहां पे डिक्रीमेंट हो रहा था, यहां पर पावर में 1 का इंक्रीमेंट होगा और उसी बढ़ी हुई पावर से ही डिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों अपोजिट हैं। डिफरेंशिएट कर रहे हैं x की वैल्यू t की पावर n है, यानी t की पावर n का डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जो पावर है वो पीछे आ गई और जो टर्म जिसका डिफरेंशिएट किया है उसकी पावर में 1 की कमी हो गई। यही सेम चीज का यदि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जो पावर है वो 1 इंक्रीमेंट हो गई और उसी बढ़ी हुई पावर से आपका डिवीजन हो गया। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक या पहला फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर यूज करने की आवश्यकता हमको पड़ रही है, इसीलिए आपको हमने इसको बताया हुआ है। ठीक, अब इसी में एक चीज और भी है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ, हम यहां पर लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म 0 होता था, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू है अकेले में तो उसका डिफरेंशिएट क्या होता था 0। यहां पर क्या होगा, यहां पर यदि कोई कांस्टेंट टर्म है a, सपोज a dt, इस तरह से, ये तो आपका इंटीग्रेशन की मशीन हो गई, इंटीग्रेशन a dt।
इंटीग्रेशन dt, ये तो मशीन हो गई, जैसे यहाँ dy dt मशीन होती थी और वो t की पावर n का डिफरेंशिएट करती थी, ऐसे यहाँ इंटीग्रेशन dt मशीन हो गई और जो इसके अंदर रखा होगा उसका आपका इंटीग्रेशन करेगी, उसका ये एक तरीका बताया। अब यदि केवल कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर आपका फंक्शन नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट वैल्यू होती है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एक कॉमन आ जाता है और इंटीग्रेशन ऑफ dt, और इंटीग्रेशन dt का मतलब हो गया सारे टाइम का इंटीग्रल, और सारे टाइम का इंटीग्रल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। तो इस तरीके से ही हो जाएगा, a बाहर आपने लिखा हुआ है और टोटल टाइम t आ गया। यानी जब कभी भी आप कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और जिस चीज का जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसी चीज का टोटल इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ dt है तो t आ गया, यहाँ dx होगा तो x आ जाएगा, यहाँ dv होगा तो v आ जाएगा, जो कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस है उसी का टोटल सम आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक बात हो गई जो इंटीग्रेशन को लेकर हमने बताई है। जैसे जैसे सवाल करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों का यूज करना हम लोग यहाँ पर सीख जाएंगे। तो मेन बात यहाँ पर थी कि किस प्रकार से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया है उस एरिया के लिए हम कैसे आपका इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, इसको आप फिर से एक बार जब पीछे से देखेंगे तो दोबारा से आपको इंटीग्रेशन का मेथड समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर फाइनली जो हमारा इंटीग्रेशन आ रहा है इसको हम सॉल्व करते हैं इस बताए हुए दो फॉर्मूलों की वजह से, कि पावर का हो फॉर्मूला तो क्या सॉल्व करेंगे और जहां सिर्फ कांस्टेंट होगा तो क्या सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए जो इधर वाला हिस्सा है उसको हम डिलीट करते हैं, इस वाले को, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आगे हम लोग देखते हैं, आगे कर लेते हैं। आगे किया हुआ नहीं, आगे नहीं किया हुआ है तो हम इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो इक्वल टू, आप देखिए इस लिमिट को भी कैसे यूज करते हैं वही बताते हैं। तो हम ये फॉर्मूले साइड के हटा दे रहे हैं, ये फॉर्मूले हटा दे रहे हैं जिससे कि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर सकें। ठीक है, आपने नोट कर लिए होंगे, अब इनका यूज करेंगे। अब आप देखिए कैसे यूज करते हैं। तो इसी के आगे जब हम लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 टू पावर 4। अब ये इंटीग्रेशन जो है जब चीजें प्लस हो रही हैं तो जैसे डिफरेंशिएशन में जब चीजें प्लस हो रही होती हैं तो अलग अलग डिफरेंशिएशन का सम हो जाता था, ऐसे यहाँ पर इंटीग्रेशन में भी अलग अलग चीजें प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं तो अलग अलग इंटीग्रेशन का सम हो जाएगा। तो इस dt का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटीग्रेशन 4 dt हो जाएगा, फिर dt का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर dt हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, 4 dt प्लस इंटीग्रेशन 2 to 4 सेकेंड तक 2t स्क्वायर dt। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन का अंदर मल्टीप्लाई किया और एक तरह से dt का भी अंदर मल्टीप्लाई किया तो ऐसा आ गया। अब आपको ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लग रहे हैं जो हमने आपको बताए, एक जहां पर पावर दी होती है वो, और एक जहां पर सिर्फ कांस्टेंट होता है। तो जहां सिर्फ कांस्टेंट होता है वो तो बाहर आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 2 to 4 dt निकला, प्लस ऐसे ही यहां पर भी जो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी बाहर आ जाएगा, तो उसको भी बाहर लिख लिया हम लोगों ने, और इंटीग्रेशन 2 to पावर 4 अंदर क्या बचा, t स्क्वायर dt। ठीक, इस तरीके से इतना पोर्शन हमारा हो गया। अब इंटीग्रेशन dt का मतलब क्या हुआ, टोटल टाइम, कहां से कहां तक का, 2 से 4 सेकंड तक के लिए। तो यहां पर हमने क्या लिखा, अब इंटीग्रेशन जब हो गया तो 4 तो बाहर था, इंटीग्रेशन dt कितना आ गया, केवल t आ गया, टोटल टाइम t आ गया। अब यहां पर जो लिमिट होती है हमारी, देखिए इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन मतलब टोटल टाइम यानी t हो गया। ठीक है, ये t में चेंज था, dt मतलब चेंज में चेंज, t में टाइम में चेंज, और इंटीग्रेशन dt मतलब होगा जितना टाइम में चेंज है सबका सम यानी टाइम t। ठीक, अब ये इंटीग्रेशन के बाद आ गया। अब इसको हम ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर लिमिट लिखी हुई है। अब लिमिट को यहाँ पर हम लगाएंगे, या अभी हम रख देते हैं, उसके आगे लिमिट को दोबारा लगाएंगे। तो इस तरह से हम जो लिमिट थी इंटीग्रेशन की वो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, 2 to 4। ठीक है, इस तरह से लिमिट हमने यहाँ पर रख दी। तो ये पोर्शन आपका सॉल्व हो गया, इतना पोर्शन अभी ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। फिर क्या बचा, प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर
प्लस 2 तो बाहर था। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या है, टी स्क्वायर डी टी। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर एक इंक्रीमेंट हो जाती है, उसी इंक्रीमेंटेड पावर से ही डिवीजन हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका ब्रैकेट में टी टू पावर 3 अपॉन 3, क्योंकि पावर में एक इंक्रीमेंट हो गया और उसी इंक्रीमेंटेड पावर से आपका डिवीजन हो गया। और लिमिट क्या है यहाँ पर, वही लिमिट तो वही है 2 to 4, तो यहाँ लिमिट 2 to 4 आपने लगा दी। तो इस तरीके से यहाँ लिमिट वापस फिर से 2 to 4 लिख दी। ठीक, अब ये इंटीग्रेशन तो हो गया पूरा, अब बस सिर्फ लिमिट की वैल्यू को रखना है। अब लिमिट की वैल्यू कैसे रखते हैं, जो वैल्यू अंदर आई है उसमें एक बार अपर वैल्यू रखते हैं, जो अपर वैल्यू है वो रखेंगे यहाँ पर, फिर माइनस एक बार लोअर वैल्यू रखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर एक बार अपर वैल्यू रखेंगे माइनस, फिर एक बार लोअर वैल्यू रखेंगे। तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो अब इधर तो जगह नहीं बच रही है, तो हम एक इसको आगे के लिख लेते हैं, या यहीं पर देखते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पर लाइन बना करके ऊपर यहाँ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर इस तरफ हम इस पोर्शन को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4, ये 4 था। अब ये टी है, इस टी की जगह 4 लिखेंगे, फिर माइनस, फिर इस टी की जगह 2 लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 2। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपका यहां पर सॉल्व हो गया। ये आपका 4 ऑलरेडी लिखा था, और जो इंटीग्रेशन होकर टी आया था dt का, जो टी आया था उस पर लिमिट लगाते हैं। और लिमिट कैसे लगाते हैं, एक बार अपर वैल्यू रखते हैं तो टी की जगह 4 लिखा, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर वैल्यू रखते हैं। तो लोअर वैल्यू क्या है 2, तो टी की जगह 2 लिख दिया। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, तो प्लस, तो यहां पर तो ये हो गया आपका प्लस, ये 2 तो बाहर था और 3 भी कांस्टेंट वैल्यू वही बाहर आ गई, अंदर है टी क्यूब, तो एक बार 4 का क्यूब हो गया और माइनस एक बार 2 का क्यूब हो गया। सॉरी चल नहीं रहा है, इसको रब करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा उसको नीचे लिख लेते हैं, -2 का क्यूब। ठीक है, इस तरीके से एक बार टी की जगह 4 लिख दिया तो 4 का क्यूब हो गया, फिर माइनस एक बार टी की जगह 2 लिखेंगे, 2 का क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 4 माइनस 2 2 हो गया, और 2 इंटू 4 8 हो गया, प्लस अब ये 4 का क्यूब कितना हो गया आपका, यहाँ 2/3 और था, इसको हमने लिखा नहीं, इसको लिख दें यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आपका 2/3 हो गया, ब्रैकेट में 4 क्यूब कितना हो गया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये 64 हो गया 4 का क्यूब, तो 64 हो गया, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब 8, तो -8, यहां पर आपने 8 लिख दिया। तो फाइनली आ गया 8 प्लस 2/3, और 64 में 8 आपका जाएगा तो क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा, और यहां पर आपका आ गया 56। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 8 प्लस 2/3 इंटू 56, 3 से 56 में डिवाइड कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई करके 8 में ऐड कर दिए, तो जो भी आएगा ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, ये क्या चीज आपने निकाली है, ये आपने निकाली है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 to 4 सेकेंड। तो 2 to 4 सेकेंड के बीच में आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 3 से आप 56 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 17 पॉइंट समथिंग, 17 3 से 51 होता है, तो 17 पॉइंट समथिंग, तो 17 इंटू 2 आपका 34 हो गया, 34 और 8 42 आ गया, तो 42 43 45 के अप्रोक्सीमेट कुछ वैल्यू आपकी आएगी। तो इस तरह से 44 या 45 जो भी वैल्यू आई वो क्या हो गया, 2 से 4 सेकंड के बीच का आपको डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये जो प्रोसेस है
ये आपको समझने की जरूरत है, इसको आप देखिएगा और समझिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल को हम करेंगे। अब क्योंकि हमने देखा कि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हम ग्राफ के द्वारा एरिया को नहीं निकाल सकते, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ग्राफ के द्वारा एरिया को नहीं निकाल पाए, हमको इंटीग्रेशन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ा। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और इसको हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। पहली बात तो हम जानेंगे कैसे कि इंटीग्रेशन मेथड का यूज होना है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब कभी भी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, जब कभी भी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो आपको इंटीग्रेशन मेथड का यूज करना ही पड़ेगा। यहां पर दो तरह के वेलोसिटी होती हैं, या तो वेलोसिटी चेंज हो रही है और चेंज होने का जो रेट है वो कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तब तो आप सिंपल एक ही फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन यदि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम का फॉर्मूला नहीं लगेगा। तब कौन से फॉर्मूले आते हैं? तब दो केस बनते हैं। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन है। अब यदि एक्सेलरेशन है तो फिर दो केस होगा, या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या फिर एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। तो यदि एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वहां पर आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले आपने जो हाई स्कूल में पढ़े हैं वो भी लग जाते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूले भी लग जाते हैं। लेकिन यदि फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको वहां पर इन फॉर्मूले से भी कुछ दिक्कत आ सकती है और वहां पर इंटीग्रेशन मेथड का लगाना पड़ सकता है। या यूं कहें कि इंटीग्रेशन मेथड जहां कहीं भी वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है वहां पर आप इंटीग्रेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर वेलोसिटी इज इक्वल टू 5t क्यूब है, यानी वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड है और चेंज हो रही है, तो यानी यहां पर हम इंटीग्रेशन मेथड का आराम से यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का यूज तो हम हर जगह कर सकते हैं, जहां वेलोसिटी कांस्टेंट है वहां भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर यहां पर हमारी मजबूरी है, वहां पर हमारी मजबूरी नहीं है, वहां सिंपली हम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम से भी अपने सवाल को कर सकते हैं, जहां वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और फंक्शन के फॉर्म में दिया है तो हमें इंटीग्रेशन मेथड का ही सारा लेना पड़ेगा। जैसे यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो अभी तक हम देख चुके कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है। यानी एरिया में हमने क्या देखा कि जब भी कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बनेगा तो उसके जो नीचे का एरिया होगा वो क्या बताएगा? वो आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया? ये वर्टिकल वैल्यू हो गई y, सॉरी जो y होती है y एक्सिस यानी वेलोसिटी हो गई, और ये जो बेस हो गया ये क्या हो गया? चेंज इन टाइम dt, यानी v dt। ये उस पतली सी स्ट्रिप का एरिया हुआ और इस पूरे का एरिया निकाल दें तो इस टोटल एरिया को निकाल लेंगे, है ना। v इंटू डी टी एक पतली स्ट्रिप का एरिया हुआ, क्योंकि dt आपकी क्या है? dt पतली स्ट्रिप थी, तो dt पतली स्ट्रिप और उसकी लेंथ v, तो v dt हो गई उस पतली स्ट्रिप का एरिया, और पूरे का एरिया निकालने के लिए उस पतली स्ट्रिप के एरिया का इंटीग्रेशन कर दें। यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए सीधा से आपको पता हो गया कि डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला बन गया s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। तो ये आपको याद भी रखना है एक तरह से, यानी अब ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। यदि वेलोसिटी टाइम का रिलेशन दिया है तो आप सिंपली डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt को लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही सीधे अब हम यहां पर लगा देंगे। तो इसको हम रिमूव करते हैं। तो इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 5 to 8 सेकेंड पूछा है तो हम क्या करेंगे? v dt का इंटीग्रेशन करेंगे। v dt के इंटीग्रेशन में यहां हमने t लिख रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वेलोसिटी की जो वैल्यू यहां रखेंगे वो t के फॉर्म में ही होनी चाहिए। यानी इसका मतलब है वेलोसिटी इज ए फंक्शन इन टर्म ऑफ t, क्योंकि वेलोसिटी को इस t के फॉर्म में ही यहां होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। हमने पीछे भी बताया था आपको। ऐसे ही डिफरेंशिएशन में भी डिफरेंशिएट आप तभी कर पाते हैं जब नीचे जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं उसी के फॉर्म में आपका फंक्शन होता है। तो इसीलिए यहां जब भी वेलोसिटी रखेंगे या रखेंगे तो सॉल्व करने से पहले उसको उसी टर्म में आप कन्वर्ट करेंगे जिस टर्म में आपका इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, ठीक है। तो vt इंटू dt। अब vt की वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए ऑलरेडी वेलोसिटी जो है टाइम के टर्म में आपको दी हुई है और इसको हम यहां पर रखेंगे। तो अब vt dt का मतलब हो गया एक स्ट्रिप का एरिया
और इंटीग्रेशन का मतलब हो गया टोटल स्ट्रिप का एरिया, और कहां से कहां तक का आपको एरिया निकालना है, 5 से 8 सेकंड तक का। तो इस तरह से 5 से 8 सेकंड तक का टोटल जो है आपका एरिया यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। क्योंकि जो फॉर्मूला है आपका, ये आपको याद रखना है कि ds इज इक्वल टू हो गया v इंटू डी टी स्मॉल स्ट्रिप का, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो ये क्या आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया v इंटू डी टी। वही आपका फॉर्मूला यहां पर हम लोग लगा रहे हैं, s इज इक्वल टू v इंटू डी टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब कभी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में फंक्शन के फॉर्म में दी होगी। ठीक है, तो रख लिया हमने वेलोसिटी dt। अब वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं टाइम के टर्म में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वेलोसिटी के जो टर्म दिया हुआ है उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। तो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 5t³ दिया हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो पीछे जो हमने मेथड बताया था क्या, कि जब भी जिसका इंटीग्रेशन करना है उसमें यदि आप कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट टर्म तो पीछे हो जाएगा। तो आइए इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 5 तो पीछे हो गया, अंदर क्या बचा, 5 to 8 लिमिट और t³ dt। ठीक है, अब 5 तो ऐसे लिखा रहेगा, अब t³ dt और ये इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन और ये dt, तो एक मशीन है जो इस t³ का इंटीग्रेशन करेगी। ठीक है, अब t³ का जब इंटीग्रेशन करेगी तो क्या होगा, इंटीग्रेशन में क्या होता है, यदि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है उसकी जो पावर हो तो पावर में एक इंक्रीमेंट हो जाता है और उसी इंक्रीमेंटेड पावर से डिवाइड हो जाता है। तो यहां पर आपका इंटीग्रेशन के बाद क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा t⁴/4 और लिमिट लगा देंगे। लिमिट क्या है, 5 to 8। तो देखिए यहां पर इंटीग्रेशन dt इन दोनों ने मिलकर इस t³ को इंटीग्रेट कर दिया और वो क्या हो गया, t⁴/4 हो गया। 5 आपका ऑलरेडी कॉमन था और जो लिमिट थी 5 to 8 वो हमने ऐसे लिख दी। अब लिमिट को अप्लाई कैसे करते हैं, एक बार फंक्शन की जगह अपर लिमिट रखेंगे माइनस एक बार फंक्शन की जगह लोअर लिमिट रखेंगे। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, 5 फिर t⁴ का मतलब हो गया 8⁴ माइनस फिर ये 4 जो नीचे लिखा हुआ है, ये जो 4 नीचे लिखा हुआ है ये बाहर भी आप लिख सकते हो 5/4 क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो 5/4 तो बाहर आ गया, t⁴ की जगह 8⁴ हो गया, माइनस लगाएंगे। ठीक है, माइनस लगाएंगे और फिर t की जगह 5 लिख देंगे तो 5⁴। ठीक है, अब इसको तो सिंप्लीफाई करना आप जानते ही, आप कर भी सकते हैं, आप फैक्टर्स की तरह ब्रेक कर सकते हैं, 8² होल स्क्वायर माइनस 5² होल स्क्वायर, या सिंपली आप इसको जैसे अर्थमेटिक से कैलकुलेट करते हैं आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आपका जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 5 to 8 सेकेंड के बीच में। ठीक है, तो ये वो पूरा प्रोसेस हो गया कैसे किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए जिससे कि आप कोई चीज निकालने जा रहे हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहे हैं और वेलोसिटी टाइम से होता है, तो इस तरह से उसका इंटीग्रेट करके आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज v इज इक्वल टू 7t + 2t², फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन बिटवीन 0 to 5 सेकेंड। ठीक है, तो सेम ऊपर की तरह ही क्वेश्चन है, बस यहां पर फंक्शन v इज इक्वल टू 5t³ था, यहां पर फंक्शन आपका 7t + 2t³ हो जाएगा। ठीक, अब करें कैसे, फिर यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इंटीग्रेशन vt dt, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का तो वही फॉर्मूला होगा कि s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds, और ds का मतलब क्या होता है, ds का मतलब होता है v इंटू dt। ds क्या है, वो छोटे टाइम इंटरवल के दौरान चली गई डिस्टेंस, और कैसे निकाली थी, ग्राफ में उस पतली स्ट्रिप्स की जो एरिया था वही छोटी डिस्टेंस थी। तो छोटी डिस्टेंस v dt, टोटल डिस्टेंस इस जैसे डिस्टेंस का एरिया, मतलब सॉरी इंटीग्रल, और इंटीग्रल जब रखेंगे तो ds की वैल्यू पुट करेंगे और वो क्या हो जाएगी v dt। तो वही यहाँ पर v dt आपने s निकालते समय फिर से अप्लाई कर दिया जो हमने पीछे अप्लाई किया था। अब क्या करेंगे, वेलोसिटी का जो वैल्यू रखी है
वो हम टाइम के टर्म में रख देंगे, क्योंकि हम इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं जब यहाँ पर जो वैल्यू रखें वो उसी टर्म में रखें जिस टर्म में आपका इंटीग्रेशन हो रहा हो। तो यहाँ पर आपने लिमिट लगाई और वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम करना चाहें तो इसको इस प्रकार से करेंगे कि सपोज s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेलोसिटी इंटू dt vdt, और इंटीग्रेशन की वैल्यू जो vt था वो कितना था आपका 7t प्लस 2t क्यूब, ये आपका वेलोसिटी था, और इंटू आपका dt। ठीक है, तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट आप चाहें तो लगाते जाएं या लास्ट में लगा सकते हैं। तो लिमिट आपकी 0 to 5 थी, लिमिट आपकी 0 to 5 थी। तो अब 0 to 5, अब 70 के साथ dt का मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 70 dt, फिर प्लस, ये कौन सा प्लस है, ये वाला प्लस है, प्लस इंटीग्रेशन 0 to 5 क्या हो गया 2t क्यूब dt। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो वैल्यूज थी वेलोसिटी की उसको रख के इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे और इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पर देख लेते हैं, तो देखिए 7 तो कांस्टेंट है तो 7 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या हुआ 0 to 5 t और फिर dt, प्लस यहां पे 2 कांस्टेंट है 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या है 0 to 5 और अंदर वैल्यू क्या बची t क्यूब dt। ठीक है, अब फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 7 हो गया, वो तो कांस्टेंट टर्म में लिख दिया हमने। अब यहाँ t है, अब इस t का ये इंटीग्रेशन और dt, ये दो मशीन मिलकर इस t को इंटीग्रेट करेंगी। कैसे करेंगी, इसकी पावर में 1 का इंक्रीमेंट करेंगी और उसी से इसको डिवाइड कर देंगी। तो t की पावर यहाँ पर कितनी है 1, इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी t की पावर 2, तो t की पावर 2 अपॉन 2, क्योंकि जिस पावर से इंक्रीमेंट होता है उतनी ही पावर से डिवाइड होता है। तो ये हो गया t स्क्वायर बाई 2, और आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके लिमिट भी लिख देंगे, वो क्या है 0 से 5 तक आपका टाइम चेंज हो रहा है। फिर प्लस ऐसे यहाँ आ जाइए, जिस तरीके से यहाँ किया है उसी तरीके से यहाँ करेंगे। ये इंटीग्रेशन और ये dt, ये अपने आप में दो मिलकर मशीन है जो बीच का इंटीग्रेट करती हैं। क्या होगा, पावर में 1 का इंक्रीमेंट होगा और अपॉन उसी से डिवीजन हो जाएगा। तो t की पावर 3 थी तो ये क्या हो जाएगा t क्यूब t पावर 4 हो जाएगा, अपॉन 4 से डिवीजन हो जाएगा। तो ये तो इंटीग्रेशन हो गया। अब हमने यहाँ पर लिमिट लगा दी 0 to 5, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब हमें सिर्फ लिमिट की वैल्यू पुट करनी है। लिमिट की वैल्यू कैसे पुट करते हैं, एक बार फंक्शन में अपर लिमिट रखते हैं माइनस, और फिर एक बार फंक्शन में लोअर लिमिट रखते हैं। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। तो चलिए लिमिट पुट कर देते हैं, तो इसको थोड़ा सा इधर करते हैं जगह लेकर के। तो ये 7 हो गया, देखिए 2 तो कॉमन हो जाएगा, ये जो 2 है आपका ये तो वेरिएबल नहीं है तो बाहर आ गया, तो 7/2 हो गया। तो यहां पर हो गया 7/2। अब अंदर क्या था आपका, अंदर बचा टी स्क्वायर। तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हो गया आपका 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ठीक, ये तो हो गया, इसका तो काम खत्म हो गया। फिर प्लस, अब इसकी बात करते हैं। तो यहां पर आपने लिखा प्लस, अब 2 बाहर था, 2 तो ऑलरेडी बाहर था, ये 4 भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गया। तो ये हो गया आपका 2/4। अंदर क्या था, t टू पावर 4 था, अंदर क्या बचा t टू पावर 4। तो एक बार 5 टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस एक बार 0 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया आपका 5 टू द पावर 4 माइनस 0 टू द पावर 4। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 7/2, ये 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, और इस 0 का तो कोई मतलब नहीं रह गया। फिर प्लस 2/4 तो आपका 1/2 हो गया, और इस 0 का तो कोई मतलब नहीं है, और 5 टू द पावर 4 का मतलब क्या हो गया 25 इंटू 25, है ना। 5 पावर 4 का मतलब 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो 25 इंटू 25। अब यहां से देखिए 25/2 25/2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो 25/2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा 7, और यहां क्या बचा 25। तो ये हो गया 25
बाई 2 और ये आपका 32 हो गया। 2 से 32 कैंसिल हो गया, 16 हो गया और 16 से 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 400 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट था। तो ये s की वैल्यू देखिए, s की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 400 मीटर आ गई। तो इस तरह से s की वैल्यू आपकी सॉल्व करते हुए 400 मीटर आ गए। अब इसको आप कैलकुलेट अपने तरीके से भी कर सकते हैं, मेरे समझ में जो दिमाग में जिस समय आया मैंने उस तरीके से कर दिया। आप कैसे भी चाहें उसको यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका अपना तरीका है, आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक, तो ये आपका हमने कुछ इंटीग्रेशन मेथड कैसे यूज करते हैं और कहाँ पर यूज होता है और किस प्रकार यूज होता है और कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, कुछ उसके सिंपल एग्जांपल्स हमने यहाँ पर शो किए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे कुछ और क्वेश्चंस को लेके आएंगे, इंटीग्रेशन को यूज करेंगे और कुछ आगे की चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन चीजों को रिवाइज करिएगा। यदि कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं उसको दोबारा अपने न्यू लेक्चर वीडियो में शामिल करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।